हेलो दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो है राज्य व्यवस्था एक परिचय के अंतर्गत हम आज ये तीसरी वीडियो है, ये तीसरी कड़ी है उसी उसी मौलिक अवधारणाओं का, जिसमें आज हम ये समझेंगे कि शासन के अंग क्या होते हैं। जैसे कोई भी राज्य व्यवस्था जो होती है, उस राज्य व्यवस्था के सामने तीन प्रमुख चुनौतियाँ होती हैं कि वहाँ पर कानून का निर्माण कौन करेगा, उन कानूनों को लागू कैसे किया जाए, और उन कानूनों की व्याख्या करने तथा नागरिकों के मध्य जो विवाद होगा या नागरिक और राज्य के मध्य जो विवाद होगा, उन विवादों के लिए जो है समाधान कौन करेगा। तो ये तीन जो है प्रमुख समस्याएं होती हैं। और इन्हीं तीन प्रमुख समस्याओं को जो है अलग अलग संस्थाओं को जो दिया गया है कि ये तीन तीन कार्य जो तीन अलग अलग संस्थाएं करें, तो उन्हीं को जो है शासन का अंग कहा गया। तो आज हम जानेंगे कि शासन के अंग के बारे में। शासन का अंग, शासन का अंग, शासन के अंग में जो पहली है वो है विधायिका। विधायिका का काम क्या है? विधायिका का काम है कानून का निर्माण करना। तो इसका काम है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। विधायिका का अगर हम इतिहास देखें तो विधायिका के इतिहास में सबसे पहले जो हमें व्यवस्था दिखाई पड़ती है वो राजतंत्रीय व्यवस्था की है। राजतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि जो राजा होता है, राजा के पास ही ये पावर होता है कि वो कोई भी कानून बना सकता है और उस कानून को सभी को मानना पड़ता है। अतः राजा जो कह दे वही कानून है। जैसे कि मेरा वचन ही है शासन, ये इसी बात का पर्याय है कि राजा अगर कुछ भी कह रहा है तो वो वही कानून बनेगा। इसके बाद दूसरी व्यवस्था आती है धर्मतंत्रीय व्यवस्था की। धर्मतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत ये देखा जाता है कि जो धार्मिक नियम होते हैं उन्हीं नियमों के अनुसार जो वहाँ पर कानून बनाया जाता है। तो और जो धर्मतंत्र का सर्वोच्च अधिकारी होता है वही जो है उन कानूनों का निर्माण करता है। इसके बाद एक तीसरी व्यवस्था है जो लोकतंत्रीय व्यवस्था है। लोकतंत्रीय व्यवस्था सबसे आधुनिक व्यवस्था है और इसमें जो इसके पहले संस्थाएं थी उनमें जो खामियां थी उन खामियों को ये दूर करता है। लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत जब हम देखते हैं तो दो व्यवस्थाएं हमें देखने को मिलती हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साक्ष्य कहीं कहीं पर मिल जाता है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साक्ष्य मिलता है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ है? तो ये है यूरोप महाद्वीप में। स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटेनों में, जैसे हमारे यहाँ जिसे राज्य कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे ही कैंटेन होते हैं। तो कुछ कैंटेनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साक्ष्य मिलता है, जो 4 आधारों पर जो है कोई भी अपना निर्णय लेते हैं। जैसे सबसे पहले इनिशिएटिव या पहल के अंतर्गत अगर वहाँ के नागरिक ये चाहें किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी के कि 50,000 नागरिक ये लिख के दे दें कि ये कानून बनना चाहिए, तो उस कानून को वहाँ की संसद बनाती है। तो इसे बोलते हैं पहल। दूसरी भी जो व्यवस्था है वो है रेफरेंडम के अंतर्गत जब कोई कानून बना दिया जाता है तो जनमत संग्रह उस पर करवाता है कि उस पर वहाँ के नागरिक उस कानून से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं। अगर वहाँ के नागरिक सहमत नहीं होते हैं तो उस कानून को वापस ले लिया जाता है। इसके अंतर्गत तीसरी जो व्यवस्था है वह है रिकॉल की, मतलब कि वापस बुलाने की। जैसे अगर कोई प्रतिनिधि चुन लिया गया, वापस बुलाने की। अब जैसे अगर कोई प्रतिनिधि जब चुन लिया जाता है और वो अच्छा काम ना करे, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में जो है स्विट्जरलैंड के नागरिकों के पास ये अधिकार प्राप्त है कि वे उस प्रतिनिधि को जो है फिर से वापस बुला सकते हैं, तो उन्हें और उसकी जगह दूसरे प्रतिनिधि को चुनकर भेज सकते हैं। चौथी जो इसमें व्यवस्था अपनाई गई है वो है प्लेबीसाइट की व्यवस्था है। प्लेबीसाइट जो व्यवस्था है, जैसे जनमत संग्रह में
कोई भी कानून बनाने के बाद उस पर वहाँ के नागरिकों से राय लिया जाता है। जबकि प्लेबिसाइड के अंतर्गत जो है जनमत संग्रह की तरह ही होता है, लेकिन प्लेबिसाइड में एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है और उस क्षेत्र के लोगों का जो है उस पर राय लिया जाता है। तो ये 4 व्यवस्थाएं जो है स्विट्जरलैंड में है। लेकिन आधुनिक समय में जैसा कि हम देख रहे हैं कि विश्व में हर देश की जनसंख्या इतने ज़्यादा है कि वे आपस में एक जगह इकट्ठे होकर कोई भी सहमति से निर्णय नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो है लोकतंत्र की नई व्यवस्था शुरू हुई, जिसे कहा गया प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र ही विश्व के ज़्यादातर देशों में इस समय प्रचलित है, जो भी लोकतंत्रीय देश है। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत ये किया जाता है कि पहले हम अपने प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करते हैं और वे प्रतिनिधि फिर संसद भवन में जाके हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं, जैसे कि भारत में है। तो भारत में जब आम चुनाव होते हैं, मतलब कि सांसदों का जब चुनाव होता है, तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में लोग वोट के माध्यम से अपने सांसदों का चुनाव करते हैं। जिस क्षेत्र का जो सांसद होता है उस क्षेत्र का वो प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने क्षेत्र के लोगों के अनुसार काम करे, और इसी व्यवस्था को जो है प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा गया। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत जो है कहीं कहीं जो 2 सदनीय व्यवस्थाएं हैं और कहीं कहीं पर 1 सदनीय व्यवस्था है। तो संसद का निर्माण किया गया प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत। प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत जो है संसद का निर्माण किया गया। ठीक, संसद का निर्माण हुआ सबसे पहले कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले हुआ है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। और यहाँ पर जो है 2 सदनीय व्यवस्था बनाई गई। एक होती थी जो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरी होती थी हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स को जो है निम्न सदन कहा जाता था और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उच्च सदन कहा जाता था। हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन इसलिए कहा जाता था कि वहाँ के जो प्रतिनिधि होते थे वो लोगों के बीच से चुने जाते थे, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता था वो अपनी विशेष योग्यताओं या अपनी परंपराओं को बचाए रखने के लिए जो है होता था। तो पहली बार जो 2 सदनीय व्यवस्था हमें ब्रिटेन में ही देखने को मिलती है। इसके बाद जो है यूएसए है। यूएसए की जो संसद है या विधायिका है उसे कहा जाता है कांग्रेस। लोकसभा और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स। इसके बाद है यूएसए की विधायिका। यूएसए की विधायिका का नाम जो है कांग्रेस है। कांग्रेस के 2 सदन है, एक है सीनेट जो है उच्च सदन है वहाँ का, और दूसरी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि सभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 2 सदन जो है अमेरिका में है। इनमें दोनों सदनों में जो है प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के सदस्यों का चुनाव किया जाता है, इसलिए वहाँ पर जो है सीनेट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका एक संघात्मक देश है और जो सीनेट है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो वहाँ के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोनों की जिम्मेदारियाँ अलग अलग हैं। ये किसी राज्य का प्रतिनिधित्व करता है सीनेट, और ये पूरे अमेरिका के जो नागरिक हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद हम भारत में अगर देखें तो भारत में भी जो है 2 सदनीय व्यवस्था अपनाई गई है, और भारतीय संसद को, भारत में जो है विधायिका को संसद कहा जाता है। भारत में संसद कहा जाता है और इसके भी 2 सदन हैं। एक है राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है। ये भी अमेरिका की तरह इसकी जिम्मेदारी है कि ये राज्य के हितों को जो है बढ़ावा दे और उनको संरक्षित करे। जबकि दूसरा जो सदन है वो लोकसभा है, और लोकसभा प्रतिनिधि सभा की तरह होती है जो वहाँ के नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। इस तरह से भारत में भी राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कानूनों का निर्माण करना, कानून अच्छी तरह से बनाए और उन्हें
सही तरीके से बनाए ताकि नागरिक उन कानूनों के अनुसार आगे बढ़ सके और समाज में शांति स्थापित हो सके। तो ये थी शासन के अंग का पहला अंग जिसका नाम था विधायिका। अब शासन के अंग का हम देखेंगे जो दूसरा अंग है। दूसरे अंग का नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका कार्यपालिका का क्या काम होगा? तो कार्यपालिका का काम होता है कि विधायिका ने जिस कानून का निर्माण किया है उसी कानून के अनुसार जो है शासन चलाए। विधायिका के द्वारा निर्मित कानून के आधार पर शासन को संचालित करना ये कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। ठीक, तो जैसा कि कार्यपालिका के बारे में देख ही रहे हैं, कार्यपालिका का क्या काम है? तो विधायिका ने जो कानून बनाया है उसी कानून के अनुसार इसे जो है शासन को चलाना है। अगर हम इसे और आसान शब्दों में कहें तो विधायिका ने जो कानून निर्मित किए हैं उन कानूनों को जो है लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो कार्यपालिका की है। ठीक, और इसकी विकास की प्रक्रिया यही है कि सबसे पहले जो है राजतंत्रीय व्यवस्था थी। राजतंत्रीय व्यवस्था में कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती थी? तो राजा के पास होती थी। दूसरी व्यवस्था अगर देखें धर्मतंत्रीय व्यवस्था में भी कार्यपालिकीय शक्ति किसके पास होगी? तो धर्म का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा उसके पास होगी। अगर हम तानाशाही व्यवस्था को देखें, तानाशाही व्यवस्था में भी जो है जो शासन की शक्ति होती है वह किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में सीमित होती है जो उन शक्तियों को जो है संचालित करता है अपने मनमाने तरीके से। तो ये तीनों जो व्यवस्थाएं हैं ये अलोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं या गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। जो आधुनिक समय में प्रचलित व्यवस्था है वह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है कार्यपालिका को दो भागों में बांट कर देखा जाता है। एक होती है, कौन सी कार्यपालिका होगी? तो एक कार्यपालिका होती है राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी होगी कौन सी? तो दूसरी होगी अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कैसे बनती है? तो राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण होता है वहाँ के राजनीतिक जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनसे। ठीक, तो हम इसे बांट कर देखेंगे कि राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में वहाँ के कौन से लोग शामिल होंगे? तो कार्यपालिका को दो भागों में सबसे पहले बांटा जाता है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। ये लोकतंत्रीय व्यवस्था का नियम है भाई, ये लोकतंत्रीय व्यवस्था का नियम है कि इसमें जो है कार्यपालिका को दो भागों में बांटा जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका में कौन लोग आते हैं? तो जैसे कि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, ये सब जो है राजनीतिक कार्यपालिका में आते हैं। सीएम है, राज्यपाल है, ये सब जो है राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं। और अगर अस्थायी कार्यपालिका में देखें तो अस्थायी कार्यपालिका में कौन आएंगे? तो किसी भी देश के वे सर्वोच्च अधिकारी आते हैं जो उस देश की कार्यपालिका को अस्थायित्व प्रदान करते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका के अशिष्ट के रूप में, सहायक के रूप में काम करते हैं। जैसे कि अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो आईएएस अधिकारी जो होते हैं, मतलब कि सिविल सेवक, राज्यों के जो है पीसीएस अधिकारी जो होते हैं, ठीक, ये लोग जो है अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अब जो है कार्यपालिका होती कितने प्रकार की है ये हम समझेंगे। तो कार्यपालिका कितने प्रकार की होगी? तो कार्यपालिका मुख्यतः होती है चार प्रकार की। चार प्रकार की कौन कौन सी? तो पहली होती है संसदीय कार्यपालिका, दूसरी होती है अध्यक्षीय कार्यपालिका,
तीसरी होती है दोहरी कार्यपालिका और चौथी होती है बहुल कार्यपालिका। अब इन चारों के बारे में आज हम देखेंगे कार्यपालिका के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे संसदीय कार्यपालिका को। संसदीय कार्यपालिका को आज हम देखेंगे। तो संसदीय कार्यपालिका के अंतर्गत जो है कैसे कार्यपालिका का निर्माण होता है और ये कौन से देश में प्रचलित है। संसदीय कार्यपालिका ये प्रचलित कहाँ है, तो ये है यूके में है और भारत में है तथा अन्य कई देशों में भी ये व्यवस्था प्रचलित है। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का निर्माण जो है विधायिका के अंदर से किया जाता है। मतलब कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं, विधायिका के जो सदस्य होंगे वे सदस्य अपने ही में से राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। विधायिका के सदस्यों में से राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है विधायिका में, खासकर जिनके पास बहुमत होता है। तो बहुमत वाले दल जो है आपस में मिलकर विधायिका से कार्यपालिका का निर्माण कर लेते हैं। दूसरी व्यवस्था है अध्यक्षीय कार्यपालिका। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहाँ पर प्रचलित है, बताइए। अध्यक्षीय कार्यपालिका कहाँ पर प्रचलित है, तो अध्यक्षीय कार्यपालिका है यूएसए में। यूएसए है। यूएसए के अलावा और कौन से देश में है अध्यक्षीय कार्यपालिका, तो यूएसए के अलावा अन्य कौन सा देश है जहाँ पर अध्यक्षीय कार्यपालिका है। तो इस तरह की कार्यपालिका जो है हमें देखने को कभी कभी जो है मिल जाती है। श्रीलंका में भी कभी कभी देखने को मिलती है अध्यक्षीय कार्यपालिका, और इस तरह से विश्व के अन्य भी कई देशों में अध्यक्षीय कार्यपालिका प्रचलित है। अध्यक्षीय कार्यपालिका में जो नियम है वो जो है वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है या जो राष्ट्रपति, जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है, वह जो है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है उस राजनीतिक कार्यपालिका का जो राजनीतिक कार्यपालिका को निर्वाचित किया जाता है। सबसे पहले जो है जो नागरिक होते हैं, नागरिक एक निर्वाचक मंडल का चयन करते हैं। निर्वाचक मंडल को जो है निर्वाचित करते हैं, तो निर्वाचक मंडल को चुनते हैं और जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल वहाँ की चुनते हैं और निर्वाचक मंडल वहाँ की क्या करेगा, निर्वाचक मंडल वहाँ के राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव करता है। तो ये व्यवस्था जो है कहाँ पर प्रचलित है, तो ये व्यवस्था है यूएसए में। निर्वाचक मंडल राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन करता है। इसके बाद जब ये निर्वाचित कर देता है तो फिर से इसे भंग कर दिया जाता है। तो ये है निर्वाचक मंडल। तीसरी व्यवस्था जो है दोहरी कार्यपालिका की है। दोहरी कार्यपालिका कौन से देश में प्रचलित है, तो दोहरी कार्यपालिका है जो है फ्रांस में। कहाँ पर, तो फ्रांस में। फ्रांस में कौन सी कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका। दोहरी कार्यपालिका का क्या मतलब होता है कि यहाँ दो राष्ट्रपति होते हैं, नहीं। तो दोहरी कार्यपालिका का मतलब होता है कि जो यहाँ का जैसे राष्ट्रपति है, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो अध्यक्षीय प्रणाली की तरह जो है, जैसे जो अमेरिका में प्रणाली प्रचलित है उस प्रणाली के तहत वहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है। मतलब कि एक निर्वाचक मंडल के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और दूसरा जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो है संसदीय कार्यपालिका की तरह किया जाता है जैसे भारत में होता है। तो संसदीय कार्यपालिका के तहत जो है वहाँ के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, इसलिए इसे जो है दोहरी कार्यपालिका कहा जाता है।
तो राष्ट्रपति का चुनाव जो है अध्यक्षीय प्रणाली की तरह होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसकी तरह होगा? अध्यक्षीय प्रणाली, जैसे कि अमेरिका में होता है। और प्रधानमंत्री का चुनाव जो है संसदीय प्रणाली, जैसे कि भारत या ब्रिटेन में होता है। तो और दोनों के पास जो शक्तियां हैं वे दोनों अपने अपने क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र हैं। कोई भी किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता है, इसलिए इसे दोहरी कार्यपालिका कही जाती है। और जो सबसे अंतिम कार्यपालिका का रूप है उसे कहा जाता है बहुल कार्यपालिका। तो नंबर 4 पर हम देखेंगे बहुल कार्यपालिका को। बहुल कार्यपालिका कौन से देश में प्रचलित है? बहुल कार्यपालिका प्रचलित है जो है बहुल कार्यपालिका प्रचलित है स्विट्जरलैंड में। बहुल कार्यपालिका का क्या मतलब है? तो बहुल कार्यपालिका के अंतर्गत जो है एक से अधिक सदस्य जब किसी कार्यपालिका के में शामिल होते हैं और सभी जो है अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को लेकर एक बराबर और स्वतंत्र होते हैं, तो वे उसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। ये व्यवस्था प्रचलित कहाँ पर है? तो ये व्यवस्था प्रचलित है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की जो कार्यपालिका है वो 7 सदस्यीय है, जिसमें उसमें एक प्रमुख होता है और 6 उसके सहायक होते हैं। लेकिन सहायकों की जो शक्तियाँ होती हैं वो उस प्रमुख के बराबर होती हैं, और वहाँ का जो प्रमुख चुना जाता है वो 1 साल बाद उस जगह उसे हटाकर दूसरा प्रमुख चुन लिया जाता है। इस तरह से वहाँ पर जो है प्रमुखों की नियुक्तियाँ हर 1 साल के लिए होती है। तो कितने सदस्यों का है? 7 सदस्यीय कार्यपालिका है, इसीलिए इसे जो है बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। तो ये कार्यपालिका के से संबंधित है, जो कि शासन का दूसरा अंग है। अब हम देखेंगे शासन के तीसरे अंग के बारे में। तो शासन का तीसरा अंग कौन हो सकता है? शासन का तीसरा अंग किसे कहेंगे? तो शासन का जो तीसरा अंग है उसको बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम क्या होता है? तो न्यायपालिका का काम होता है कि संसद ने जिन कानूनों का निर्माण किया है, विधायिका ने उन कानूनों के अलावा जो कुछ नियम बनाए हैं, तो उन नियमों और कानूनों को जो है सही तरह से व्याख्यात करना, और अपने नागरिकों को जो है अगर अपने नागरिकों के बीच जो उसके नागरिकों के बीच विवाद होते हैं उन विवादों का जो है समाधान करना। वे विवाद 2 नागरिकों के बीच हो सकते हैं, नागरिक और राज्य दोनों के बीच भी हो सकते हैं। तो उन विवादों की समाधान करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो न्यायपालिका के पास है। लेकिन ये अब आउटडेटेड हो चुका है, मतलब कि ये पहले केवल यहीं तक न्यायपालिका सीमित थी। लेकिन अब अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे समाज में जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, कानून की जटिलताएं बढ़ती जा रही हैं, तो कभी कभी न्यायपालिका को जो कुछ है ऐसे निर्णय देने पड़ते हैं जो एकदम मौलिक होता है। इसलिए अब न्यायपालिका को जो है विधायिका की तरह कुछ मामलों में कानून निर्माण प्रक्रियाओं में भी शामिल होना पड़ रहा है, और वो कुछ कानूनों का निर्माण कर देती है, जिसे कहा जाता है न्यायिक निर्णय। ठीक, तो न्यायिक निर्णय कहा जाता है। जैसे कि न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल जाते हैं। तो अब हम देखेंगे शासन का जो तीसरा अंग है, तीसरे अंग का क्या नाम है? तीसरे अंग का नाम क्या है? तो तीसरे अंग का नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका की क्या जिम्मेदारी है? न्यायपालिका के कुछ प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। पहला, विधायिका ने जो कानून बनाया है उन कानूनों को जो है सही तरह से व्याख्यात करना। विधायिका के द्वारा निर्मित कानूनों को सही तरह से व्याख्यात करना।
व्याख्यात करना। दूसरा क्या काम है? दूसरा काम होता है कि नागरिकों के मध्य उत्पन्न विवादों का नागरिकों के मध्य उत्पन्न विवादों का समाधान करना। विवादों का समाधान करना। ये विवाद दो तरह के हो सकते हैं, या तो नागरिक नागरिक के बीच हो सकते हैं या फिर नागरिक और राज्य के बीच हो सकता है। तो दो तरह का होगा, नागरिक नागरिक के मध्य, नागरिक नागरिक के मध्य, और दूसरा राज्य और नागरिक के बीच। जैसे जब मौलिक अधिकार की बात आती है तो अक्सर राज्य और नागरिक के बीच ये विवाद होता है और इसके समाधान की जिम्मेदारी न्यायपालिका के पास होती है। अब न्यायपालिका की अगर शक्तियों के बारे में देखा जाए तो इसकी शक्तियां जो है दो स्थितियों पर निर्भर करती हैं कि वहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली प्रचलित है, वो किस तरह का जो है शासन स्वरूप वहाँ पर है। अगर एकात्मक व्यवस्था होगी तो न्यायपालिका के पास जो शक्तियां हैं वो कम होंगी। अगर वही संघात्मक व्यवस्था होगी तो न्यायपालिका के पास जो है शक्तियों में विस्तार होगा, क्योंकि जो न्यायपालिका होती है अगर एकात्मक व्यवस्था में, तो एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो नियम है वो ये है कि शासन का वहाँ शक्ति का संकेंद्रण होता है केंद्र के पास, और केंद्र अपने पास से लोगों को शक्तियों का वितरण करता है, जिसे जो है प्रत्योजित विधायन कहा जाता है। ठीक, लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था होता है, संघात्मक व्यवस्था जो राज्य और संघ के बीच जो है शक्तियों का वितरण किया जाता है, और जब शक्तियों का वितरण राज्य और संघ के बीच होगा तो उसे सही तरह से वो चलता रहे, इसके लिए एक स्वतंत्र ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो इनकी देखरेख करे, और इनके बीच अगर कोई भी विवाद उत्पन्न हो तो उन विवादों का जो है समाधान करे। तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायपालिका का जो अधिकार है उस अधिकार में जो है वृद्धि हो जाती है। तो शासन व्यवस्थाओं के आधार पर हम देखेंगे कि न्यायपालिका की शक्तियों में कैसे वृद्धि होता है। तो न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति, इसे हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। पहला एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था जो है कहाँ पर प्रचलित है, तो ये है यूके में, और दूसरा है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था कहाँ प्रचलित है, तो संघात्मक व्यवस्था यूएसए में है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर जो शक्तियों का वितरण होता है, शक्तियों का संकेंद्रण सीधे केंद्र सरकार के पास होता है, और इसे अपनी शक्तियों को साझा करने के लिए कोई अनिवार्य नियम नहीं होता। ये केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसे कितनी शक्ति देना चाहता है। इसलिए यहाँ पर राज्य और केंद्र जैसी कोई भी संस्था नहीं होती है जिससे इस तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो पाए। तो यहाँ पर न्यायपालिका की स्थिति जो है कमजोर होती है। न्यायपालिका की स्थिति कमजोर होती है, एकात्मक व्यवस्था में स्थिति कमजोर होती है। जबकि संघात्मक व्यवस्था जो है, संघात्मक व्यवस्था, इसमें क्या है, तो संघात्मक व्यवस्था में हम जैसा कि हम देखते हैं कि एक केंद्र होता है जिसे संघ कहा जाता है, केंद्र होता है, और दूसरी जो है संघीय इकाइयाँ होती हैं। संघीय इकाइयों को जो है हम अक्सर राज्य के रूप में देखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये तो इन्हें संघीय इकाइयाँ कहा जाता है। और इनके बीच जो है शक्तियों का वितरण होता है, जैसे कुछ शक्तियाँ जो है केंद्र को मिलेंगी और कुछ शक्तियाँ मिल जाएंगी राज्य को, और न्यायालय को जो है ये जिम्मेदारी है कि इनके बीच जो है अधिकारों को लेकर कोई किसी का अतिक्रमण न करे और किसी के बीच कोई विवाद उत्पन्न ना हो।
तो इसकी देख रेख के लिए जो है न्यायपालिका होती है, और न्यायपालिका जो है इन दोनों के बीच जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका समाधान करती है। तो ऐसी स्थिति में जो है न्यायपालिका की जो स्थिति है वो मजबूत हो जाती है। न्यायपालिका की स्थिति मजबूत रहती है और शक्तियों में वृद्धि रहती है। तो यहाँ पर न्यायपालिका को ज़्यादा शक्ति दी जाती है, न्यायपालिका की शक्ति में वृद्धि होती है, और इसमें जो है न्यायपालिका की शक्ति में कमी आती है। तो ये जो है न्यायपालिका के संबंधित एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य था। इसके अलावा जब हम न्यायपालिका पढ़ते हैं तो सबसे आधुनिक अवधारणा जो है वो प्राकृतिक न्याय का है। प्राकृतिक न्याय होता क्या है, ये पहले भी कभी सुने हैं इस शब्द का नाम, या इसका अर्थ कुछ समझ में आता है? तो प्राकृतिक न्याय के बारे में हम जानेंगे कि प्राकृतिक न्याय किसे कहते हैं, आखिर इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि ये समय समय पर सामने आते रहता है कि इस देश के फैसले सुनाए गए जिसमें प्राकृतिक न्याय का जो है अवहेलना किया गया। तो आज हम इसी क्लास में जो है प्राकृतिक न्याय के बारे में भी समझेंगे। तो प्राकृतिक न्याय जो कि न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अधिकार समझा जा सकता है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका और नागरिकों के बीच जो विवाद है, न्यायपालिका के निर्णयों को सही तरीके से देखा और परखा जा सके, इसलिए जो है प्राकृतिक न्याय आवश्यक है। अगर हम ऐतिहासिक तथ्यों पर ध्यान देंगे तो इतिहास में जो है प्राकृतिक न्याय जैसी कोई भी स्रोत हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले राजतंत्रीय व्यवस्था थी। तो राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा का जैसे मन करता था वैसे वो फैसला दे देता था, और उस फैसले की ना तो कोई जांच होता था, ना तो रिव्यू पिटीशन पड़ता था, और ना ही कोई आंदोलन करने वाला समूह था। अगर हम धर्मतंत्रीय व्यवस्था में देखें तो वहाँ भी यही व्यवस्था थी कि वो अपनी इच्छा से कोई भी निर्णय देते थे, और तानाशाही व्यवस्थाओं में देखें तो वहाँ भी यही सिस्टम है। केवल लोकतंत्रीय व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर प्राकृतिक न्याय को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हम देखेंगे कि प्राकृतिक न्याय होता क्या है। प्राकृतिक न्याय, तो प्राकृतिक न्याय का मतलब है कि जो अभियुक्त हो, मतलब कि जिसके ऊपर केस चल रहा है, जो अभियुक्त है, अभियुक्त को भी पूरा मौका दिया जाए अपने पक्ष को रखने के लिए। उसे वकील मिले, उसे ये बताया जाए कि उसके ऊपर क्यों कोई केस चलाया जा रहा है, और इसके साथ ही अगर न्यायाधीश जो है वो ये बताए कि जो भी निर्णय देगा वो अपने पूर्वाग्रहों से, अपने विचारों से, अपने व्यक्तिगत आदर्शों से तटस्थ होकर वो कोई भी निर्णय करेगा। दूसरी चीज़, वह दोनों पक्षों को जो है सुनवाई का मौका देगा, जिसमें अभियुक्त को भी और जो दूसरा पक्ष है, तो दोनों को जो है सुनवाई का मौका देगा। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को जो है इस आधार पर मजबूर नहीं किया, उससे ज़बरदस्ती उसके खिलाफ गवाही नहीं करवाई जा सकती है। तो और जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जब न्यायपालिका कोई निर्णय करेगी, कोई निर्णय अगर वो दे देती है, तो उस निर्णय के दौरान उसने किन प्रक्रियाओं को जो है फॉलो किया, किन प्रक्रियाओं को अपनाया है, उसे भी स्पष्ट करने की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है, न्यायाधीश की है। न्यायाधीश को ये स्पष्ट करना होगा कि वो कैसे इस निर्णय पर पहुंचा है। तो ये जो है प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत है। प्राकृतिक न्याय में जो है हम इसे 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, निर्णय करने से पूर्व, न्यायाधीश को निर्णय देने से पूर्व अभियुक्त का पक्ष सुनना होगा, अभियुक्त का पक्ष सुनना होगा।
दूसरी जो व्यवस्था है कि न्यायाधीश के द्वारा या जज के द्वारा जब कोई निर्णय दिया जाए, न्यायाधीश या जज के द्वारा जब निर्णय दिया जाए तो वह अपने पूर्वाग्रहों, आदर्शों और व्यक्तिगत विचारों से तटस्थ होकर कोई भी निर्णय देगा। व्यक्तिगत विचारों से तटस्थ होकर कोई भी निर्णय करेगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण बात है इसमें, तो तीसरी महत्वपूर्ण कड़ी है प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत, वो ये है कि न्यायपालिका मतलब न्यायाधीश दोनों पक्षों को जो है अपना पक्ष रखने का जो है अनुमति प्रदान करेगा। तो दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनेगा। न्याय के दौरान दोनों पक्षों की दलील को सुनेगा। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है उसमें यह है कि अगर न्यायाधीश ने निर्णय कर दिया है, न्यायाधीश ने निर्णय दे दिया हो तो उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह किस प्रक्रिया के माध्यम से इस निर्णय पर पहुंचा है। और सबसे चौथा और महत्वपूर्ण जो है, जैसा कि भारतीय संविधान की विधि अनुच्छेद 20 या 22 है, उसमें ये प्रावधान शामिल है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये जो है प्राकृतिक न्याय है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, इतना ही समझेंगे कि शासन के अंग कौन कौन से हैं। तो शासन के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तीनों के कार्य अलग अलग है। जैसे विधायिका का काम था कानूनों का निर्माण करना, कार्यपालिका का काम था कि विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाए, और न्यायपालिका का काम है कि विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण विधायिका के द्वारा किया गया है और जिन नियमों का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया गया है, उसके आधार पर वो
उन कानूनों और नियमों को व्याख्यात करे तथा नागरिकों को जो है न्याय प्रदान करने का काम और उनकी समस्याओं के समाधान करने का काम न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका के बाद हमने इसमें देखा कि प्राकृतिक न्याय क्या है। प्राकृतिक न्याय एक आधुनिक अवधारणा है जिसमें अभियुक्त को अपना पक्ष रखने की मौका मिलता है, दोनों पक्ष अपने पक्ष को व्यक्त कर सकें। अगर न्याय कर दिया गया है तो न्याय की प्रक्रिया को बताया जाएगा। इसके साथ साथ जो है जज जब न्याय करता है तो उसमें क्या करेगा, न्याय करने के दौरान तो वो अपने पूर्वाग्रहों से तटस्थ रहेगा जब भी वो कोई निर्णय देगा। तो और सबसे अंतिम और लास्ट जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में भी शामिल है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि नागरिक को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता और ऐसी किसी भी परिस्थिति में अगर पुलिसीय कार्रवाई के दौरान उससे ज़बरदस्ती कोई गवाही ले ली जाती है तो उसे न्यायपालिका जो है स्वीकार नहीं करती है। तो आज हम यहीं तक, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और धन्यवाद। जय हिंद।